वेलकम टू एमआर एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 मनी। मनी को समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज या फिर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ये सिस्टम तब फॉलो किया जाता था जब मनी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, यानी कि मनी के कॉन्सेप्ट से आने से पहले जिस सिस्टम की वजह से लोग गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे उसको बोला जाता था बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता था, एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करा जाता था। सपोज कीजिए दो पर्सन है, ये एक ए है और एक ये बी, दो पर्सन है। ए को राइस चाहिए और बी को मैंगोज चाहिए। तो ए के को क्या चाहिए, राइस चाहिए। बी के पास राइस ऑलरेडी अवेलेबल है और ए को क्या चाहिए, इसको तो ये क्या करेगा, ए को क्या चाहिए, राइस चाहिए और बी के पास मैंगोज है और बी को क्या चाहिए, मैंगोज चाहिए, बट उसके पास राइस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से अपने गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसी एक्सचेंजमेंट को क्या बोलते हैं, बार्टर एक्सचेंज। अब आता है आपका कॉन्सेप्ट मनी। मनी का डेफिनेशन क्या है, मनी इज एनीथिंग व्हिच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यानी कि मनी एक ऐसी चीज है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे कि हमें कुछ गुड्स चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, मनी की वजह से उसको ले लेते हैं। तो यानी क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। और क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू, कि इसमें हमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मनी को कितना भी हम स्टोर कर सकते हैं। और मेजर ऑफ वैल्यू, पैसे से हर चीज की वैल्यू को डिफाइन कर दिया गया है। और एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि हमारे लोन्स और उन सबको चुकाने के लिए एक स्टैंडर्ड बन गया है कि हम मनी के थ्रू उसको चुका सकते हैं। तो ये जो मनी के ना दो फंक्शंस होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एक प्राइमरी फंक्शन होता है और एक होता है आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सेकंड वाला क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये जो दो फंक्शन है ना मनी के, कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और मेजर ऑफ वैल्यू, तो ये दोनों प्राइमरी फंक्शन में आते हैं। और सेकेंडरी फंक्शन में क्या आते हैं, आपका स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स। तो ये दोनों जो है ये मनी के फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। मनी का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि बार्टर सिस्टम से होने वाली जितनी भी परेशानी और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको कम करा जाए। तो मनी क्या है, मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसकी वजह से हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। एक वैल्यू, उसकी मेजरेबल, हर चीज की एक फाइनाइट वैल्यू कर दी है, हम उसको कितना भी स्टोर कर सकते हैं पैसे को। और एक स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि हमारे लोन को चुकाने का एक ईजी, एक अच्छा सा माध्यम बन जाता है। अब इसके बाद आता है मनी सप्लाई। तो अब आता है हमारा मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई वो सारी टोटल वैल्यू ऑफ मनी होती है जो हेल्ड बाय, जो पब्लिक के पास होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही है मनी सप्लाई की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी मनी हमारी पब्लिक होल्ड करती है वो सारी किसके अंदर आती है, मनी सप्लाई। पब्लिक, हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब है जो कि सारी की सारी इंडिविजुअल्स और फर्म के पास मनी है। ये नहीं कि बैंक्स में पड़ी है, रिजर्व्स में पड़ी है, वो नहीं। जो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि जो पब्लिक और फर्म्स के पास है, जो इंडिविजुअल्स और फर्म के पास मनी है उस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसे बोला जाता है मनी सप्लाई। और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट कौन सा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा। क्योंकि कब होता है, एक हेल्ड ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो भी सारी चीजें वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है उसे बोला जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ये जो मनी सप्लाई के मेजर्स है ना, हमारे पास मनी सप्लाई के मेजरली 4 मेजर्स हैं, M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3 और M4। M1 जो होता है ना,
मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई बोला जाता है। M1 को क्या बोला जाता है? मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई। M1 के अंदर कौन सी चीजें आती है? सबसे पहले इसको याद करने का इजी तरीका है CC प्लस DD प्लस OD। CC DD OD। CC मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। CC का मतलब क्या हो गया? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट का क्या होगा? DD, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और OD यानी कि अदर डिपॉजिट। तो M1 में क्या क्या सारी चीजें आती हैं? CC, DD और OD यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट। तो ये जो करेंसी और कॉइन्स है ना, उनको फेट मनी भी बोला जाता है। फेट मनी की यानी कि जो एक मनी जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फॉलो करी जाती है, जिसके वजह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को। फेट मनी को एक ऑर्डर, फेट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड मनी। और ये क्या होता है? इसको लीगल टेंडर मनी भी बोला जाता है, जो कि यूज करी जाती है लीगल पेमेंट्स को करने के लिए। तो जो करेंसी और कॉइन्स है वो कौन इशू करता है हमारे इंडिया में? RBI इशू करती है। और ये जो M1 है, M1 क्या होता है? मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई का मेजर होता है, मोस्ट लिक्विड। और M4 जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा लीस्ट होता है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो M1 ही है। बट हमारे सिलेबस में क्या है? M2, M3 और M4 भी है। तो हम इसमें सारे के सारे मेजर्स को पढ़ेंगे। तो M2 में क्या आता है? M1 तो आता ही आता है। M1 के बाद क्या आता है? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हो M1 प्लस SD। और M3 में क्या होगा? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट को आप TD बना लो, और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक इसमें आता है M4 में। तो जो M3 को है एग्रीगेट मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी बोला जाता है। और M4 में क्या आ गया आपका? M3 प्लस टोटल मनी डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो यही होता है हमारा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई यानी कि वो कॉन्सेप्ट, वो मनी जो कि पब्लिक के पास है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के। इसके 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 और M4। M1 में क्या आता है? CC, DD और OD यानी कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट। M2, M3 और M4 में M2 में क्या आता है? M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 में M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। और M4 में आता है आपका M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक्स। तो ये हो गया मनी सप्लाई। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है आपका, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी यानी कि वो सारी मनी जो कि प्रोड्यूस होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। इसकी क्या इंक्लूड करती है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक और कैश रिजर्व विद बैंक यानी कि जितना भी पैसा हमारी जनता पे है वो सारा पैसा, और जितने भी रिजर्व है हमारी बैंक के पास वो सारी मनी है, दोनों किसमें इंक्लूड होती है? हाई पावर्ड मनी में। इसके बाद दो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जो कि मेजरली पूछे तो नहीं जाते, बट हाँ हमें पढ़ने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। वो होता है इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी कि मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे कि इंसानों का हुआ ना, कहते हैं कि पहले बंदर थे, फिर धीरे 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 करके इंसान बन गए। तो वैसे ही ना मनी का भी इवोल्यूशन हुआ था। तो मनी का इवोल्यूशन किन किन कैसे हुआ था? सबसे पहले कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यानी कि बार्टर एक्सचेंज। कमोडिटी मनी यानी कि बार्टर एक्सचेंज, यानी कि चीजों के बदले चीजों को एक्सचेंज करना। फिर मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी में यानी कि फिर आपके क्या आ गए थे? कॉइन्स। बार्टर एक्सचेंज के बाद क्या आ गए थे? कॉइन्स आ गए थे। कॉइन्स के बाद पेपर मनी यानी कि आपके नोट्स आ गए थे, जैसे कि 500 का, 10 का, वो पहले तो 1000 का चलता था, पर डिमोनेटाइजेशन के बाद बदल गया, तो अब किसका हो गया? वो 2000 का, और 10 का, 200 का, 100 का। तो ये क्या होगा? नोट्स। पेपर मनी यानी कि नोट। सबसे पहले बार्टर एक्सचेंज आया। बार्टर एक्सचेंज यानी गुड्स के बदले गुड्स देते थे। फिर हम चीजों को किसके बदले एक्सचेंज करने हुए थे? कॉइन्स यानी कि सिक्कों के बदले। उसके बाद क्या हुआ? नोट्स का कॉन्सेप्ट हुआ यानी कि पेपर मनी। उसके बाद क्रेडिट मनी यानी कि आपका चेक्स, चेक के थ्रू लोग पेमेंट करने लगे। फिर आ गया प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। और आपका ई मनी यानी कि पेटीएम, जीपे, ये सारी चीजें, और गूगल पे। ठीक है, तो ये है ऐसी। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ? मनी का इवोल्यूशन होता गया। सबसे पहले कमोडिटी मनी है, कमोडिटी यानी कि बार्टर एक्सचेंज। उसके बाद मेटेलिक मनी यानी कि कॉइन्स। उसके बाद पेपर मनी यानी कि नोट्स आ गए आपके सारे के सारे। उसके बाद क्रेडिट मनी, चेक्स के थ्रू पेमेंट होने लगे। फिर प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और ई मनी यानी कि पेमेंट, पेटीएम और गूगल पे।
तो इसी की वजह से इवोल्यूशन हुआ था। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है फॉर्म्स ऑफ मनी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि आपका फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी यानी कि हमारे पास 5 तरीकों की मनी होती है। सबसे पहला होता है फेट मनी। फेट का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि वो मनी जो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो कि पूरी कंट्री में फॉलो करा जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो एक फॉर्म ऑफ मनी जो कि मनी की तरह एक्ट करता है। किसके ऑर्डर पे? गवर्नमेंट ऑर्डर पे। तो इसको क्या बोला जाता है? और ऑर्डर्ड मनी भी बोला जाता है। ऑर्डर्ड मनी भी बोला जाता है। और ये किसके ऑर्डर पे काम करता है? गवर्नमेंट के। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कि 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो वो बंद हो गया। उसकी जगह 2000 का नोट का मेजर एक्सेप्ट कर दिया, तो वो चला गया। तो ये क्या हो गया? फेट मनी हो गया। उसके बाद फिड्यूशरी मनी, यानी कि जो चेक्स के थ्रू पेमेंट किया जाता है। चेक्स के थ्रू किए जाने वाला पेमेंट, यानी कि जैसे कि चेक क्या है? एक फॉर्म ऑफ मनी तो नहीं है, फॉर्म ऑफ मनी है बट वो एक एक्चुअली मनी नहीं है। जैसे कि जो बायर, किसी भी बायर और सेलर के बीच में ट्रस्ट बन जाता है पेमेंट का चेक के थ्रू, तो वो सारी किसके अंदर आती है? फिड्यूशरी मनी में। फुल बॉडी मनी, यानी कि जिसकी फेस वैल्यू किसके इक्वल है? कमोडिटी वैल्यू के। कमोडिटी वैल्यू के इक्वल है। जैसे कि 10 रुपीज का कॉइन है, तो 10 रुपीज उसकी क्या होगी? फेस वैल्यू। उस कॉइन, जैसे 10 रुपीज का कॉइन है तो उसकी फेस वैल्यू क्या है? ₹10। और जो उसके अंदर मेटल यूज करा जा रहा है उसकी भी वैल्यू 10 है, यानी कि फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों सेम होती है। वो किसके आती है? फुल बॉडी। क्रेडिट मनी में क्या होता है कि जो फेस वैल्यू क्या होती है? कम होती है। किससे? कमोडिटी। फेस वैल्यू ज्यादा होती है किससे? कमोडिटी की वैल्यू से। जैसे कि आपका 2000 का नोट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसकी फेस वैल्यू 2000 के नोट की फेस वैल्यू तो ज्यादा होगी, पर जो उस पे पेपर यूज हो रहा है उसकी क्या वैल्यू? 2000 रुपए होगी? नहीं। तो यानी कि जब फेस वैल्यू ज्यादा होती है कमोडिटी वैल्यू से, वो क्या होती है? आपकी क्रेडिट मनी होती है। जैसे कि 2000 के नोट की वैल्यू, 2000 की तो वैल्यू ज्यादा है, पर जो उसके अंदर पेपर यूज हो रहा है क्या उसकी वैल्यू 2000 होगी? नहीं। रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी, जैसे कि हम बाहर कहीं पे घूमने जा रहे हैं, तो हमने क्या करा? हम इतना सारा कैश या गोल्ड तो नहीं ले सकते, तो हमने क्या करा? बैंक के पास एज अ रिजर्व डिपॉजिट करवा दिया। फिर बैंक ने एक पेपर में लिख के दे दिया कि हाँ आपके पास इतना गोल्ड है, ये सब। तो वो जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि पेपर डॉक्यूमेंट पे जो मनी होती है वो किसके अंदर आती है? रिप्रेजेंटेटिव मनी पे। जैसे कि जो गोल्ड रिजर्व हमारा बैंक ने पेपर पे लिख के दे दिया कि हाँ आपका गोल्ड रिजर्व इतना हमारे पास है, तो वो किसके अंदर आ गया? रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो यही होते हैं 4 फॉर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला फेट मनी यानी कि ऑर्डर्ड मनी, जो कि किसके थ्रू इशू करी जाती है? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, और जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है। दूसरी होती है फिड्यूशरी मनी, यानी कि चेक्स के थ्रू पेमेंट करना, जो एक फिजिकल मनी तो नहीं है बट हाँ एक फॉर्म ऑफ मनी जरूर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? बायर और सेलर के बीच में ट्रस्ट बना रहता है पेमेंट का। और क्या होता है? फुल बॉडीड मनी, जिसकी फेस वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल है। जैसे 10 रुपीज कॉइन, 10 रुपी कॉइन की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज हो गई, और उसकी जो अंदर मेटल यूज हो रहा है उसकी भी वैल्यू 10 रुपीज ही है। कमोडिटी का मनी, यानी कि फेस वैल्यू ज्यादा होना कमोडिटी वैल्यू से। तो जैसे कि 2000 रुपए का नोट, तो जो उसकी फेस वैल्यू है 2000 रुपए की नोट की, वो तो ज्यादा है, और जो उसके अंदर पेपर यूज हो रहा है क्या उसकी वैल्यू 2000 है? नहीं। रिप्रेजेंटेटिव मनी, यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट पे मनी होती है, जैसे कि हमने गोल्ड रिजर्व कहीं पे डिपॉजिट करवा दिया किसी बैंक के पास, उन्हें पेपर पे लिख के दे दिया कि हाँ आपके पास इतना गोल्ड रिजर्व है, तो वो किसके अंदर आ गया? रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।